हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि एफ जो है वो फोर्स है एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा, थीटा का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो देन वर्क डन विल बी। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या होगा? क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन ए ज़ीरो, राइट। बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक यही है कि आखिर ये ज़ीरो क्यों नहीं होगा। आप अभी समझते आए होंगे कि जब वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फोर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? वर्क डन जीरो आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट वन इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमारा टॉपिक आज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर रहेगा एंड इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी हम फोकस करने वाले हैं। यदि चैनल में आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो आंसर है वो नन है। कैसे होगा इसे हम वीडियो में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, इसका एक आप डायग्राम समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो जिस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है और वो इस रास्ते जा रहा है, मीन्स ए टू बी जा रहा है। ये एक इसने इस पाथ को फॉलो किया, राइट। दूसरा है कि एक फोर्स इस पे लगाया गया, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे पहुँचा इस पाथ से। दूसरा है कि उसने इस पाथ को फॉलो किया, राइट। ये कर्व पाथ है, इससे फॉलो किया इसने। एंड थर्ड वन इज, मान लीजिए ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है और एक पाथ मान लीजिए कुछ इस तरह का पाथ है, मान लीजिए इसने इस पाथ को फॉलो किया। मीन्स ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचने के लिए कई पाथ को फॉलो कर सकता है, राइट। वर्क डन तो अब क्या होगा हमें निकालना है। हमें पता है कि धरती गोल है, रास्ते कई सारे हो सकते हैं एक जगह से जाने दूसरे जगह जाने के लिए, राइट। तो इन तीनों ही कंडीशन में वर्क डन क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जैसे फ्री फॉल हो रही है तो उसमें जो वर्क डन होगा जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इस जगह पे आएगी, तो इसमें जो ग्रेविटी काम करेगी वो F इक्वल टू mg काम करेगा, मीन्स वेट काम करेगा। तो इस टाइप का जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगता है और उससे जो वर्क डन होगा तो वो उसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। दूसरा एग्जांपल इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हम समझेंगे बाद में, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के, राइट। अब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण यदि इसमें वर्क डन निकालना है, जैसे मान लीजिए W1 निकालना है, W2 निकालना है एंड W3 निकालना है, W4 निकालना है, तो तीनों ही कंडीशन में जो वर्क डन होगा W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4 वो सेम होगा, राइट। अब कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन सेम होता है, मीन्स पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी पाथ पे जाओगे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स आप कह सकते हो फॉर एक MCQ इसमें क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन does not depend upon वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ऑप्शन है आपके पास पाथ, ऑप्शन बी है आपके पास फोर्स, ऑप्शन सी है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा? पाथ। मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हमने देखा यहाँ पे W1 W2
चारों ही कंडीशन में ये जो है सेम है। कैसे है हम समझेंगे, एग्जांपल से हम इसे प्रूव करने वाले हैं कि आखिर कंजर्वेटिव फोर्स में ये पाथ पे कैसे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन ही लगता है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, जो आप देखोगे वर्क वो mgh होता है, राइट। मीन्स एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से किसी एक टॉप हाइट पे लेके जा रहे हो, मान लीजिए इस हाइट पे आप लेके गए हैं, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा mgh होती है, राइट। आप किसी भी पाथ से लेके जाएं उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइट देखी जाती है। आप ऐसा है इसको आप ऐसे घुमाते हुए लेके जाएं कोई मतलब नहीं बनता, आप कैसे भी ले जाएं। आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर कहीं लेके जा रहे हो, तो ग्राउंड से हाइट उसकी आपको पता होनी चाहिए h, और उसकी जो वेट होगी mg उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे उसकी एनर्जी निकल जाएगी, राइट। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर नन कैसे हुआ इसे हम समझेंगे बाद में, क्योंकि अभी कंजर्वेटिव हम समझ रहे हैं, जब नन कंजर्वेटिव समझेंगे तब उसे हम समझ पाएंगे, ठीक है। इसी वीडियो में आप इसे समझ जाओगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जैसे एक यदि प्रूफ की करी जाए कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट, तो ये कैसे होगा देखिए। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे इस प्लेन पे लेके जा रहे हो, राइट। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, स्क्वायर में ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, चलिए इसे हम इस पाथ में लेके जा रहे हैं, राइट। और ये इस तरह ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, दिस इज सी पोजीशन। आपको सी पोजीशन में लेके जाना है। आपके पास टू पाथ है, यू हैव टू पाथ। फर्स्ट वन इज ए टू बी एंड बी टू सी, यू कैन फॉलो दिस पाथ। एंड सेकेंड वन इज यू कैन फॉलो द पाथ दैट इज ए टू सी, राइट। यू हैव टू पाथ्स। ये मान लेते हैं एल है, इसकी जो लेंथ है इस ट्राइंगल की, इस हाइपोटेनस की लेंथ है एल, राइट। अब क्या होगा, इसकी एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एल की, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस तरह से एल है, तो इसकी जब कंपोनेंट हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये हमने थीटा लिया हुआ है तो ये थीटा होगा। एंड इस तरह से कंपोनेंट हमें पता है कि 90 डिग्री में हम कंपोनेंट हमेशा ब्रेक करते हैं इस तरह से। तो दिस विल बी एल कॉस थीटा एंड दिस इज एल साइन थीटा, राइट। जो थीटा से बेस से लगा हुआ है उसे हम कॉस लेते हैं, और जो थीटा जो दूर हो, मीन्स थीटा इसमें लगा हुआ नहीं है, ये दूर है, तो इसे हम साइन लेते हैं। तो एल साइन थीटा एंड एल कॉस थीटा, दिस इज एल, राइट। अब क्या होगा देखिए, अब क्या है कि मैंने यहाँ पे इसे लिया है, मीन्स दिस वन इज एल साइन थीटा, आप समझ रहे हैं, दिस इज एल, तो ये एल साइन थीटा है, ये एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा एंड दिस इज एल साइन थीटा। तो ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा, इसके जस्ट सामने है, दिस इज एल साइन थीटा, राइट। मीन्स यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो एल साइन थीटा है। यहाँ हमने समझ लिया। अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे बताता हूँ कि ए टू बी चलते हैं पहले और वर्क डन निकालते हैं। इसे चलिए W1 हमने ले लिया, बस यहाँ से ए टू बी हम जा रहे हैं तो वर्क डन कितना हो रहा है, W1 हो रहा है। और हमें पता है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। हमने बताया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो आई आइकन में दी हुई है। तो ये जब एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ से यहाँ वर्क डन लेंगे, फिर बी टू सी में जो जाने में जो वर्क होगा वहाँ पे वर्क डन हम लोग W2 ले लेंगे। तो दोनों को यदि ऐड कर दें तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा ए टू सी पहुँचने में, राइट। वही हम करने वाले हैं। तो ए टू बी में वर्क डन हमने W1 ले लिया, राइट। तो वर्क डन की फार्मूला क्या होती है, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ए टू बी। तो वर्क डन की फार्मूला होती है एफ एस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, तो यहाँ पे फोर्स हमने एम, यहाँ पे इसकी जो वेट है वो लगेगी, हम ग्रेविटी के कारण निकाल, यहाँ पे क्या है तो mg है, ग्रेविटी के कारण हम निकाल रहे हैं। तो इसकी जो फोर्स है वो क्या होगी, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, तो वो होती है वेट के बराबर, राइट। क्योंकि ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, अर्थ अपने सेंटर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं, और ये mg के बराबर होता है, मीन्स वेट के बराबर होता है mg, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लेना है, तो mg लेना है। एंड s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है देखिए, तो दिस इज, आप यहाँ से यहाँ ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी mg एंड दिस इज l cos थीटा, राइट। एंड cos एंगल क्या है, cos थीटा का मतलब है यहाँ पे थीटा हमने लेना है, राइट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
राइट। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, तो ये वाला थीटा नहीं लेना आपको, यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में कितने हुए हैं उसके बीच का एंगल लेना है। थीटा का मतलब क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो कितना है देखिए, फोर्स किधर लग रही है, नीचे की ओर, क्योंकि हमें ग्रेविटी से निकालना है कि ग्रेविटी के कारण इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो वो ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे डाउनवर्ड लगती है, ऑब्जेक्ट कहीं भी होगी, राइट। ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है, डाउनवर्ड लगती है, अब ध्यान रखेंगे, राइट। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक यहाँ पे मान लीजिए एक माउंटेन में है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इस तरह से लगेगी, यहाँ पे भी है तो भी नीचे ही लगेगी, यहाँ पे है फिर भी mg नीचे ही लगेगी, हमेशा नीचे डाउनवर्ड वर्टिकल, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो mg है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, तो इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 तो समथिंग करेंगे, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी। इसका मतलब है कि A to B में जो वर्क डन हुआ वो 0 हो गया, राइट। अब हमें निकालना क्या है, तो B to C में वर्क डन कितना होगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, B to C कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे होगा W2 इक्वल टू Fs cos थीटा, राइट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो cos थीटा। F यहाँ पे कितनी फोर्स कितनी है, तो यहाँ पे mg ही रहेगी हमेशा वेट, एंड S कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो L साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे L साइन थीटा। और एंगल कितनी है, cos थीटा कितनी है, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे cos, और ये फोर्स और फोर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की ओर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। ध्यान से देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया, अब हमने यहाँ से खिसका के यहाँ पे लेके गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई है, अब इसको ऊपर लेके जाना है, तो फोर्स जो है यहाँ पे जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगी mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की ओर है, मतलब फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mg, यहाँ पे cos 180 डिग्री लिखेंगे, और ये हो जाएगा mg L साइन थीटा इंटू cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, राइट। एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने एक क्लास इस पे लिया हुआ है, आप आई आइकन में देख सकते हो कि एंगल निकालते कैसे, बहुत इजी मेथड मैंने बताया है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 करूँगा तो ये हो जाएगा -mg L साइन थीटा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, मीन्स A to B गए हम और B to हमने C गया हुआ है, तो टोटल वर्क डन इस पाथ में कितना हुआ वो निकालना है। हमें जाना कहाँ था, C पे जाना था, राइट। तो टोटल वर्क डन आप देखेंगे A to C मीन्स A to B फिर B to C इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। तो W1 कितनी है, तो W1 0 थी, तो 0 प्लस इतना करेंगे तो ये हो जाएगा -mg L साइन थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यही प्रूफ करना है। इसका मतलब A to C भी जाएंगे तो भी उतना ही आना चाहिए था, mg L माइनस में mg L साइन थीटा ही आना चाहिए। चलिए उसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें जाना है A to C, डायरेक्टली जाना है A to C, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, W3 मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा, राइट। फोर्स यहाँ पे कितनी है, mg है, फोर्स हमेशा mg लगेगी, और s कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो ध्यान दें L है, L जा रहे हैं ना, देखिए L है ये, तो L लिखेंगे यहाँ, एंड cos एंगल कितनी है, किसके किसके बीच का एंगल निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना है। फोर्स कितनी है, mg नीचे की ओर लग रही है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर mg लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, ध्यान से देखेंगे इस तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब कि इस तरह आप यहाँ समझेंगे तो इस तरफ mg लग रहा है और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है s, और फोर्स इस तरफ है, तो ये टोटल एंगल होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप सोचिए ये लाइन जो है इस तरह से है, तो ये 90 डिग्री है और ये कितनी है, थीटा है, तो टोटल एंगल कितनी हो गई, 90 प्लस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 प्लस थीटा। तो mg L cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -mg L साइन थीटा। तो पहले वर्क डन आई थी -mg L साइन थीटा, अभी भी यही -mg L साइन थीटा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन आप चाहे A to B और फिर B से C जाएंगे, ठीक है, मीन्स
इस बात को भी आपने फॉलो किया तो भी वर्क डन आया mgl sin थीटा माइनस में, और A to C आप गए तो भी mgl sin थीटा आया माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ में डिपेंड नहीं करता है, राइट। ये किस कंडीशन में होगा, जब फोर्स होगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जैसे ये जो वर्क डन हमने निकाला ये ग्रेविटी के द्वारा निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसमें भी यही होगा। तो कई सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन, आप बोल सकते हो, राइट। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि L sin थीटा ये लेंथ हमने लिया हुआ है, इसे यदि हम H ले लें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो वर्क डन हो जाएगा mg, यहाँ पे L sin थीटा के जगह में यदि हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा mgh माइनस में, राइट। तो ये होगा, इसे हम चलिए और समझेंगे। चलिए एक MCQ कर लेते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 0। क्लोज पाथ का मतलब क्या होगा, क्लोज पाथ का मतलब ये है जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कहीं समोसे की दुकान में चले गए हैं, राइट, A to B इस तरह से, और फिर वापस आ गए हैं इनिशियल पोजीशन में, मीन्स जहाँ पे थे वहीं पे आप पहुँच गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसे हम कहेंगे क्लोज पाथ। और एक एग्जांपल, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर गया H हाइट तक, ठीक है, और फिर ये वापस आ जाता है अपने ग्राउंड फ्लोर में, तो इसे भी हम कहेंगे क्लोज पाथ। मीन्स स्टार्ट किया था इसने ग्राउंड से और फिर ग्राउंड में पहुंच गया, तो इसे भी हम कहेंगे क्लोज पाथ, राइट। एक सर्कल में कोई इस तरह से मूव कर रहा है, ये इस पोजीशन में स्टार्ट किया और फिर वापस इस पोजीशन में ये आ जाता है, तो इसे भी हम कहेंगे क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में यदि कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, तो 0 होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में ज़रूर से आएंगे क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड में, हमने उसे थ्रो किया ऊपर की ओर, इस तरह से ये जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब इस तरफ जा रहा है तो इसकी हाइट हमने h ले ली, राइट। तो इसकी जो m वेट है वो m है, ठीक है। तो इसकी जो वर्क डन होगी उसकी जो वेट होगी वो mg होगी। यही फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, जो कि हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, हमें पता है। तो ये हो जाएगी mg इस तरह से, राइट। अब वेट जो इसका फोर्स है वो ग्रेविटी के कारण वो नीचे काम कर रहा है, हमें निकालना कि ग्रेविटी के कारण इसमें वर्क डन कितना होगा यदि हम इसे h हाइट तक लेके जाते हैं, राइट। तो कैसे होगा, इस पोजीशन में ये आ रहा है तो कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फोर्स काम कर रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है ऊपर की ओर, राइट, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है ऊपर की ओर। तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा इसे हम W1 यदि ले लें तो ये हो जाएगा fs cos थीटा, fs cos, और 180 इसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू, तो 180 हम ले लेते हैं। तो fs मीन्स mg और s की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो h हो रहा है, तो mgs cos 180 की वैल्यू होता है -1, मीन्स ये हो गई -mgh। ये तो A to B क्या, मीन्स हम यहाँ पे A ले लेते हैं इस पोजीशन को, ये B पोजीशन को हम ले लेते हैं B। तो A to B हो गई mgh माइनस में। अब हम ले लेते हैं B to A क्या होगी, ये निकालते हैं B to A, राइट। कैसे निकलेगी, तो फिर वही है वर्क डन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा fs cos थीटा। तो f कितनी है, फिर वही है कि ये अब क्या हो रहा है कि नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रही है इस तरफ से, तो इसकी जो वेट है वो नीचे काम करेगी mg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mg एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, नीचे की ओर। ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रही है, वेट भी इसका नीचे काम कर रहा है, मीन्स फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो एंगल दोनों के बीच कितना होगा 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे h, डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो h है, h नीचे हाइट आ रहा है, तो ये हो जाएगी h cos 0 डिग्री, मीन्स ये हो जाएगी mg cos 0 की वैल्यू 1, तो mgh। तो टोटल वर्क डन कितनी हो गई, टोटल यदि वर्क निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 मीन्स -mgh प्लस mgh इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। W1 की वैल्यू माइनस थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा 0। अब हम समझेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव का सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है और ये मैटिंग सरफेस है, मीन्स ज़मीन में मान लीजिए एक रखी हुई है। तो इसमें जो वर्क डन होगा मीन्स फ्रिक्शन के कारण, ये मूव कर रहा है इस तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, चलिए फ्रिक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट इस तरफ का है, राइट, और ये इस तरह यहाँ पे रखी हुई है। फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर क्लियर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं इसे, बहुत कंसेप्चुअल है ये इस तरह से सामने की ओर रोल करके बढ़ रही है। मीन जैसे साइकिल जाती है ना, ये समझिए आप साइकिल की व्हील है, वो सामने की ओर रोल करते हुए वो जा रही है सामने की ओर, मतलब इसका मूवमेंट इस तरफ से हो रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें फ्रिक्शन किस तरफ होगा, मीन सामने की ओर मूव हो रही है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे की ओर, इस तरफ। मूवमेंट तो सामने हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। बिल्कुल गलत, राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए फ्रिक्शन हमेशा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मोशन कहाँ पे हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखा जाता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको मोशन देखना है कि वहाँ पे मोशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मोशन जो इस तरह से रोल कर रही है, मैंने बताया कि सामने जा रही है, इस तरह से रोल कर रही है, इस तरह से। तो इस जगह पे मोशन किस तरफ है, इस तरफ है। तो जब मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, सामने की ओर। बहुत कंसेप्चुअल था। चलिए अब इसे समझते हैं। मीन्स फ्रिक्शन जब मोशन इधर कर रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि स्मॉल ऐप से दिखाया यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ। मान लीजिए या जिसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो मान लीजिए एस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है। बाय फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी के डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन निकालना है। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला एक ही है, वर्क डन की फॉर्मूला एफ कॉस थीटा। आँख बंद करके आप पुट कर दो। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, राइट। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है कि अपोजिंग फोर्स, मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में इस तरह से यदि रोल कर रहा है या फ्रिक्शन मतलब घिस रहा है, इस तरह से आप समझेंगे, घर्षण बल हिंदी में कहते हैं इसे। तो ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, राइट। कई बार सपोर्ट भी करता है, यहाँ पे सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट कर रहा है। यदि ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या होता, मूव कर ही नहीं पाते, हम कहीं पे जा नहीं पाते, स्लाइड कर जाते, फिसल जाते, गिर जाते, मुंह के बल गिर जाते, राइट। फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कभी कि रास्ते में यदि पानी गिर गया हो और आप जाओगे, आप काफ़ी स्लिपी हो जाता है, हम गिर जाते हैं, बैलेंसिंग खराब हो जाता है, राइट। तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल भी है, राइट, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एफ है एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस एंड कॉस थीटा। एंगल कितनी है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, एस। फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, पीछे की ओर देखिए, इस तरफ लग रहा है, मिस फ्रिक्शन इस तरफ। तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 180 डिग्री, मीन्स ये हो जाएगा cos 180 माइनस, तो माइनस एफ। अब हम निकालेंगे W बी ए, मीन्स फ्रिक्शन ही निकाल रहे हैं। तो B से A में जब आएगा, मीन्स अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करना स्टार्ट कर रहा है, फिर कहाँ पे जा रहा है, तो जहाँ से चले थे वहीं पे आ गया, ठीक है। तो मीन्स ये एक तरह का क्लोज पाथ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लोज पाथ ये हो रहा है, A to B गया, फिर B to A आ रहा है, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, जो मैंने पहले बताया था कि यदि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एफ एस कॉस थीटा होता है, डिस्प्लेसमेंट जो 0 पुट कर दोगे हो जाएगा 0, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वो इसमें क्या होगा कि ये पाथ पे डिपेंड करेगा, हमें पूरा पाथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पाथ में वर्क डन हो रहा है। A to B गए, हमने वर्क डन निकाला, फिर B to A आ रहे हैं, हम फिर वर्क डन निकालेंगे। हम डायरेक्टली जो है डिस्प्लेसमेंट मीन्स A से B गया, B से A आया तो डिस्प्लेसमेंट 0, ऐसा नहीं करने वाले हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एफ एस डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे आ रहे हैं
एंड कॉस, अब एंगल निकालेंगे आप। देखिए ये किस तरफ गया है, इस तरफ गया है, मूवमेंट किधर हो रही है, इस तरफ हो रही है मूवमेंट, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कैसा लगेगा, इधर मूव हो रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है, स्मॉल एफ। तो दोनों के ये फ्रिक्शन हो गया और ये मूवमेंट हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कॉस 180 डिग्री, तो कितनी हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा -Fs। तो टोटल वर्क डन कितनी हो गई, WAB प्लस WBA इक्वल टू -Fs इक्वल टू -2Fs। तो जीरो हुई क्या, बिल्कुल जीरो नहीं हुई, टोटल वर्क डन हो गई -2Fs। और एक एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यदि कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन यदि दे दिया MCQ में, आजकल MCQ काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है और ये दिया हुआ है A to B। अब आपसे पूछा जाएगा W1 है, W2 है, W3 है एंड W4 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, W इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4, इज दिस ट्रू। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या यह सही है, तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों चारों केस में वर्क डन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कितना पाथ है। एग्जांपल समझिए, फ्रिक्शन की बात मैं कर रहे हैं, अब फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या सेम होगा प्रत्येक पाथ में, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए एक इस तरफ से सीधा गया ये, ठीक है, और एक जो है इस तरह से लंबा दूर यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा दूर है। टायर तो घिस जाएगी ना आपकी, जितनी लंबी दूरी तय करोगे टायर घिस जाएगी। टायर किस लिए घिसती है, फ्रिक्शन के कारण, सिंपल सी बात है। तो इस पाथ को आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और ये सीधा आप चले गए तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो फ्रिक्शन जब इसमें ज़्यादा लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि Fs cos थीटा होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, और तो वहाँ पे भी डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप निकालोगे कि क्या हो रही है, राइट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट तो खैर वही है, बट फ्रिक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा है। दैट्स वाई W1 इक्वल टू W2 ये वाला रॉन्ग है, तो आप कहोगे नो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ रॉन्ग। दिस विल बी द आंसर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें दबाना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। तो मेरी वीडियो जब नहीं आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, तो बिल्कुल वो ना भूलें, और शेयर करना दोस्तों से ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि आपकी लाइक और शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है